असरार हसन। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो जो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। साजिद तारड़ साहब की कन्वर्सेशन हो रही है शाजिया नायर, एंकर पर्सन आई थिंक इंडियन शाजिया नैयर है, ये जो भी है। खैर शानदार है होने वाली वीडियो का टाइटल साजिद तारड़ इनसाइट इंदौर इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी। तो देखते हैं इस पर मजीद क्या बात करते हैं साजिद तारड़ साहब, फिर इस पर रिएक्शन करते हैं। उमर अयूब साहब का नाम एन से शुरू होता है, जिस तरह उस्मान बुज़दार का शुरू होता था, जिस तरह इमरान खान का नाम एन से शुरू होता है, जिस तरह से अली अमीन गंडापुर का नाम एन से शुरू होता है। लगता है कि किसी जिन ने उनका नाम भी निकाला है। दुहाई की जा सकती है इसके लिए, वरना ना हमारे पास लीडरशिप है, ना हमारी विल मौजूद है, ना हम इस्लाम को समझने की कोशिश करना चाहते हैं, ना हम नेशनलिज्म, ना हम अच्छे पाकिस्तानी बनने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में इस वक्त बैठा हूं, मैं न्यू दिल्ली वापस आ चुका हूं। हिंदुस्तान है, हिंदुओं का कंट्री है, ये आपको सोचना होगा। मोदी साहब ने भारत को क्या दिया है? नेशनलिज्म दिया है। मेरी ख्वाहिश ये होती है कि आपको भी ऐसा कोई नेशनलिज्म देने वाला इंसान मिले। तो आप तो टाटा एक कंपनी के बराबर भी आपके हालात नहीं। इस वक्त भी आईएमएफ से 6 से 8 बिलियन डॉलर आपका प्रोग्राम है लेने का, और किसी अभी तक जी शऊर या किसी भी इंसान ने अभी तक 250 मिलियन लोगों को ये बताने की कोशिश नहीं की कि हम पैसे लेंगे ये आईएमएफ से और इसका करेंगे क्या। मैं जब न्यू दिल्ली उतरा हूं, सबसे पहले तो जिस दिन मैं आया यहाँ पे, तो उस दिन न्यू दिल्ली के अंदर ट्यूलिप फेस्टिवल था, और मैं आई वाज सरप्राइज्ड। हजरत निजामुद्दीन औलिया उनकी दरगाह पर गया मैं, हालांकि इससे पहले मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ जा चुका हूँ। क्या खूबसूरती यहाँ पे ये थी दिल्ली के अंदर कि गुरुद्वारा साहब के जो सीसगंज गुरुद्वारा साहब है, उसके साथ ही बिल्कुल एडजॉइनिंग मस्जिद मौजूद है। आप गुरुद्वारा साहब के अंदर खड़े हो और आपको सामने से मस्जिद के गुंबद नजर आ रहे हो। लोग मंदिर से निकल के मजार में आ रहे थे, मजार से निकल के लोग मंदिरों में जा रहे थे। तो रिलीजियस टॉलरेंस की एक बहुत बड़ी मिसाल है, मैं समझता हूँ। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के क्या हालात है। आपको खुद पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कितनी माइनॉरिटी बाकी बची है। सबसे पहले तो बात यह है, माइनॉरिटी है मुसलमान यूके के अंदर, और जिस तरीके से वहां पे इस वक्त नारे लगा रहे हैं कि हम शरिया को इन्फोर्स करेंगे, हम लंदन का नाम इस्लामिस्तान रखेंगे, बल्कि पाकिस्तान को बनाने वाले तो बंगाली थे। आप उनसे कोई सीखने की कोई चैलेंज क्यों नहीं कर लेते आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मैं हूं शाजिया नैयर और मेरे साथ साजिद तारड़ सब मौजूद हैं, लेकिन वाशिंगटन डीसी से नहीं बल्कि इंडिया से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप और कैसा है आपका इंडिया का टूर? वालेकुम सलाम, थैंक यू शाजिया। मैं तकरीबन मुझे 5-6 दिन हो चुके हैं भारत में इस वक्त बैठा हूँ। मैं न्यू दिल्ली वापस आ चुका हूँ। मैं इंदौर गया था और मेरा एक्सपीरियंस ये मेरा भारत का चौथा ट्रिप है, और इसमें पिछले 20 साल हूं मैं तकरीबन। और इस पे मैंने इसको भारत को, अगर आप ये कहें कि मैंने राइज होता देख रहा हूँ, इसमें मेरे पास एक्सपीरियंस मौजूद है कि मैंने किस तरीके से मैंने आज से 20 साल पहले किस तरह देखा है, इस दफा किस तरह देख रहा हूँ, न्यू दिल्ली को किस तरह देख रहा हूँ। तो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस जो कि मैं आई विटनेसिंग इट। तो मैं बल्कि आपसे शेयर करना चाहूंगा, सुनने वालों से शेयर करना चाहूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मैं जब न्यू दिल्ली उतरा हूँ, सबसे पहले तो जिस दिन मैं आया यहाँ पे, तो उस दिन न्यू दिल्ली के अंदर ट्यूलिप फेस्टिवल था, और मैं आई वाज सरप्राइज्ड। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे उतरा हूँ। एयरपोर्ट तो इसी एयरपोर्ट पे मैं जब ये नया नया बना था तब भी आया था, लेकिन जब बाहर निकला हूँ तो मैं जो फील की चीजें मैंने सड़कों पे और उस इकॉनमी को जिस तरीके से मैं देख रहा था कि इट इज वे बेटर देन दैट, वे बेटर देन बिफोर। और ट्यूलिप्स हर जगह पे, ट्यूलिप्स थे। इतने ट्यूलिप्स मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखे होंगे। रिमार्केबल। और दूसरा, उस वक्त जब मैं आया तो एक और बड़ी बात थी कि रेसिना समिट हो रही थी, और 15 फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो कुछ थोड़े दिन पहले ही फरवरी में यहाँ पे इकट्ठे हुए उस समिट के अंदर, कि कुछ चीफ गेस्ट जिसको बनाया गया वो ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको बनाया गया, वो भी यहाँ आए थे। इसकी ओपनिंग मोदी साहब ने की है, और उसके बारे में बल्कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने उस रेसिना समिट के हवाले से रशिया चाइना रिलेशनशिप को डिस्कस किया आपने, और उन्होंने बल्कि बिलखसूस ये फेस्ट को बताया कि रशिया को ऑप्शंस देने चाहिए इस वक्त, जो यूक्रेन के जंग के हवाले से भी
और दूसरा भी दुनिया में। तो वो इससे पहले आपने देखा होगा म्यूनिख में सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी की एक समिट हो रही थी, जिसके अंदर डॉक्टर जयशंकर और टोनी बिल्किन और जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर एक ही टेबल पर मौजूद थी, और उस वक्त भी उनसे रशिया के रिलेशनशिप्स के बारे में, भारत और रशिया के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन की गई। बड़े बोल्ड और ब्लंट उन्होंने आंसर दिए वहां पे भी। लेकिन इसके बाद बल्कि रेसिना समिट जो हो रही थी, उसके बारे में ये कहूंगा, ये पहली समिट नहीं थी, नामी समिट थी। और इसको एक बाई पार्टिसन ग्रुप है, यूथ यंग इंडियन जो है उसको लीड करते हैं। राहुल बैनर्जी इस वक्त उसके सदर हैं। एक थिंक टैंक है जो कि फॉरेन जियो पोलिटिकल जियो इकोनॉमिक्स चीजों के ऊपर अपनी रिसर्च करके गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करता है। ये रेसिना समिट ये है। और इसमें उसके बाद मैंने दिल्ली में, मैं बिलखसूस जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं काफी लोगों से मिला यहाँ पे, लेकिन जो मेरा एक एक्सपीरियंस ये था कि मैं इस दफा जो हजरत निजामुद्दीन औलिया उनकी दरगाह पर गया। मैं, हालांकि इससे पहले मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ जा चुका हूँ, लेकिन मैं हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर नहीं गया था। ये मतलब बड़ा एक रूहानी एक मेरे लिए एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं, जिस तरह पहले भी यहाँ आता हूँ, तो मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब की जगह पे जाता हूँ। उसके बाद मेरा दिल्ली के अंदर सीसगंज गुरुद्वारा साहब, चांदनी चौक, वहां जाने का इत्तेफाक हुआ, और वहां एक मैं जबरदस्त एक्सपीरियंस, पहले भी मुझे पता तो था क्योंकि मैं पहले भी वहां जा चुका हूँ, लेकिन इस दफा फिर दोबारा आपको मैं मेंशन करना चाहूंगा कि खूबसूरती यहाँ पे ये थी दिल्ली के अंदर, कि गुरुद्वारा साहब के जो सीसगंज गुरुद्वारा साहब है, उसके साथ ही बिल्कुल एडजॉइनिंग मस्जिद मौजूद है। आप गुरुद्वारा साहब के अंदर खड़े हो और आपको सामने से मस्जिद के गुंबद नजर आ रहे हो। तो रिलीजियस टॉलरेंस की एक बहुत बड़ी मिसाल है, मैं समझता हूँ। ये पाकिस्तान के अंदर साजिद इसलिए साहब, मौजूद रही। जी, जी। आपने कहा रिलीजियस टॉलरेंस, लेकिन जो चीज़ें मीडिया पे नज़र आ रही होती हैं, जो वहाँ पे मुसलमानों के साथ जो हो रहा होता है, मैं स्पेशली वो पूछना चाहूँगी कि वहाँ पे हम लोग देखते हैं मीडिया में जो रिपोर्ट हो रहा होता है कि मुसलमानों के साथ उनका रवैया ठीक नहीं है, मुसलमानों की नस्लकुशी की जाती है, उनको ज़बरदस्ती जो है वो दूसरे मज़ाहिब में कन्वर्ट करने के लिए पैसे लगाए जाते हैं, फंड्स दिए जाते हैं। मैं चाहूँगी कि आप, क्योंकि वहाँ पर मौजूद हैं, आपने ये सारी चीज़ें विटनेस की हैं, इस हवाले से भी ज़रा बात कीजिएगा कि वहाँ पे स्पेशली मुसलमानों का जो है तमाम तर जो सूरत-ए-हाल है, उनकी क्या सूरत-ए-हाल है? क्या किस तरह से वो रह रहे हैं? उनको कितनी मज़हबी आज़ादी हासिल है? देखें, एक मैं ये जरूर आपको ये बात मेंशन करना चाहूंगा, ये लॉ ऑफ द नेचर या ह्यूमन नेचर का एक हिस्सा है कि मेजॉरिटी जहां पे जो लोगों की होती है, वहां उनका कल्चर, उनके मजहब जो है वो अपने मजहब को प्रमोट करते हैं। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के क्या हालात है, आपको खुद पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कितनी माइनॉरिटी बाकी बची हैं। सबसे पहले तो बात ये है। फिर उसके बाद आप देखें चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ क्या सलूक है इस वक्त, वो भी आपको देखना होगा। तो जहां भी मेजॉरिटी होती है वो अपना मसल फ्लेक्स करते हैं, अपनी उनकी ताकत होती है। माइनॉरिटी सिर्फ वहां पे सर्वाइव या तरक्की तब कर सकती है अपने आप को जब तक तालीम की तरफ नहीं लेके जाएगी, जब तक वो लोकल दूसरे कल्चर्स के साथ एडजस्ट होने की कोशिश नहीं करेगी, तो वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये एक लॉ ऑफ द नेचर किसी कंट्री के अंदर चले जाए। मैं अपने आप को एक मिनट के लिए अमेरिका में बात कर लेता हूं। हाँ, मेरी भी बात करें, बल्कि मैं एक और बात यहाँ पे करना चाहूंगा। माइनॉरिटी है मुसलमान यूके के अंदर, और जिस तरीके से वहां पे इस वक्त नारे लगा रहे हैं कि हम शरिया को इन्फोर्स करेंगे, हम लंदन का नाम पाकिस्तान इस्लामिस्तान रखेंगे, क्या इट इज पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। अब यहाँ पे हिंदुस्तान है, हिंदुओं का कंट्री है, ये आपको सोचना होगा। यहाँ पे अगर मुसलमानों ने रहना है तो उन्होंने तालीम के लिए, उन्हें तालीम याफ्ता होना चाहिए, लोकल कल्चर की, उन लोकल जो मेजॉरिटी है उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट के बगैर यहाँ पे गुजारा नहीं होगा उनका। दिस इज, मैं एक न्यूट्रल आपको ओपिनियन दे रहा हूं। अब इस वक्त में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी है, उनकी मेजॉरिटी है यहाँ पे। और कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है जिस तरीके से पहले कांग्रेस करती थी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय बीजेपी के पास एक मेजॉरिटी है, उनके पास एक मैंडेट मौजूद है। आप उसको अगर ये कह लें कि वो अपने हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, जिस तरह भी जो कुछ भी प्रमोट करते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ देयर मैंडेट।
वो मैंडेट के साथ चल रहे हैं। मेरी भी ओपिनियन आज से 5-6 साल पहले बड़ी डिफरेंट थी, जब भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली दफा इलेक्शन जीता था। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो उनके पास अपनी अकॉम्प्लिशमेंट की लिस्टें मौजूद है। मैं एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इस चीज को एनालिसिस करता हूं कि उन्होंने क्या क्या परफॉर्म किया है यहाँ। तो अगर वो देखा जाए, लेकिन अब वो रिलीजियस टॉलरेंस है, रिलीजियस टॉलरेंस के हालात ये है। मैं आज की एक बल्कि मिसाल आपको देना चाहूंगा। मैं इंदौर के अंदर मैंने वहां पे देखा है कि एक ही सड़क के एक साइड पर मंदिर है और साथ ही उस सड़क की दूसरी साइड पर एक मजार है। लोग मंदिर से निकल के मजार में आ रहे थे, मजार से निकल के लोग मंदिरों में जा रहे थे। मैं यहाँ बिल्कुल मुसलसल देख रहा हूँ है कि बिल्कुल सड़क के एक तरफ मंदिर है और दूसरी साइड पे मस्जिद है। तो इसमें अगर देखा जाए तो मैं रिलीजियस टॉलरेंस की बात कर रहा था कि किस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। और ये आज के नहीं रहे, बल्कि पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज के अंदर भी लोग सदियों से रह रहे थे पहले। लेकिन उसमें अब मैं यहाँ पे ये बल्कि जब हमने ये बात कर ही ली है तो मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए मैं हमेशा मेरी मेरी ख्वाहिश का हिस्सा होता है कि आप इनकी बढ़ती हुई तरक्की को नोट क्यों नहीं करते, आप इससे लर्न क्यों नहीं करते। अब पाकिस्तान की क्रिएशन आपने टू नेशन थ्योरी पे की है कि हमारा मजहब इनसे डिफरेंट है, हम इनके साथ गुजारा नहीं कर सकते। लेकिन वो 76 साल हो चुके हैं, 76 साल में सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हुए। क्या आप उसी आइडियोलॉजी को लेकर ही फ्यूचर के अंदर एंटर होना चाहते हैं कि हमने जंग से हमने नफरतों के साथ एक कंट्री बनाया था, हम उसी पे कायम रहेंगे सारी जिंदगी। चले ठीक है, आपकी मर्जी इसमें। भारत को नहीं देखना आपने, ठीक है ना देखें, चाइना को देख लें आप, उनसे उनके साथ तो आपका कोई झगड़ा नहीं है टू नेशन थ्योरी पे। आपका बांग्लादेश के साथ तो टू नेशन थ्योरी का झगड़ा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को बनाने वाले तो बंगाली थे। आप उनसे कोई सीखने की को चैलेंज क्यों नहीं कर लेते आप। हाँ, लेकिन अगर आपका ये बिल्कुल यही प्रोग्राम है कि आपने झगड़े के साथ ही जिंदा रहना है, बल्कि आप जब किसी और के साथ झगड़ा नहीं तो अपने घर के अंदर झगड़ा शुरू कर लेते हैं। तो अगर इस तरह करना है तो आगे आप फ्यूचर में ग्रो नहीं कर पाएंगे। इस वक्त भी आईएमएफ से 6 से 8 बिलियन डॉलर आपका प्रोग्राम है लेने का, और किसी अभी तक जी शऊर या किसी भी इंसान ने अभी तक 250 मिलियन लोगों को ये बताने की कोशिश नहीं की कि हम पैसे लेंगे ये आईएमएफ से और इसका करेंगे क्या। बिल्कुल नहीं बताया। वो पाकिस्तान में पैसे पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे, वो पैसे लंदन चले जाएंगे, टोरंटो चले जाएंगे, कहां जाएंगे, वो क्यों लिए जा रहे हैं। यही वजूहात हैं। लेकिन देखिए, भारत के अंदर जो आपने बात की है, अब उसमें मैं जो बात उस वक्त कर रहा था कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, अब मैं छोटी सी मिसाल आपको देना चाहता हूँ। चलें, आपने ये भी कर ली। जब हम पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं, पाकिस्तान को देखते हैं, रिलीजियस चीजों को देखते हैं, यहाँ मैंने ये देखा है कि यहाँ पे टाटा एक कंपनी है जिसकी वर्थ $365 बिलियन है। आपका जीडीपी पूरे साल का बजट $341 बिलियन है। तो आप तो टाटा एक कंपनी के बराबर भी आपके हालात नहीं। और उसके बाद जो मैं यहाँ पे मुसलसल देखता हूँ कि इन्होंने अभी मेरे यहाँ होते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि आज मोदी साहब ने ओपनिंग की है कि 2035 में स्पेस के ऊपर अपना वो स्पेस स्टेशन किस तरह बनाएंगे। जब उसी में आर्टिकल को पढ़ रहा था, मैंने साथ ये भी देखा है कि यहाँ पे 109 स्पेस स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे, प्राइवेट, जो स्पेस पे रिसर्च कर रहे हैं, स्पेस के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे चीजें इंप्रूव करें। अब तो वो ये सारी चीजें अचीव आप किस तरह कर सकते हैं। मेरे जैसे लोगों की ख्वाहिश ये है, मैं ये नहीं कहता कि मैं अक्सर यहाँ पे कहता हूँ कि आपको मोदी साहब जैसा लीडर मिले। मेरा ये मकसद नहीं होता कि मोदी साहब पाकिस्तान में चले जाएं, वहां पे सदर बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए। मेरी ख्वाहिश ये होती है, मोदी साहब ने भारत को क्या दिया है, नेशनलिज्म दिया है। मेरी ख्वाहिश ये होती है कि आपको भी ऐसा कोई नेशनलिज्म देने वाला इंसान मिले। क्योंकि इस वक्त आपके पास जो लोग हैं, अभी अभी इस अपने मैं भारत के ट्रिप के बाद उसके बारे में बात करूंगा कि आपके सियासी पोजीशन क्या है, वहां पे कौन सी खिचड़ी इस वक्त पक रही है, वहां पे हमारी पीटीआई कहाँ जा रही है, हमारी मरियम नवाज साहिबा का जो आज पहला दिन था पंजाब के अंदर, या दूसरा दिन था, जिस तरह भी था, वो 2 दिन उनके कैसे गुजरे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब मैं दूसरा थोड़ा सा चले, मैंने न्यू दिल्ली के बारे में बताया आपको, मैं अब इंदौर जो सिटी जिसको मिनी मुंबई कहा जाता है, उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा आपको। उसके सबने एक इंदौर शहर है, उसकी मैग्निफिकेंट, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो ये है कि 1715 में उस सिटी को बनाया गया। देवी अहलियाबाई होलिकर, जो कि
मैं गया, उस पे एयरपोर्ट भी उनके नाम पे था, वहां पे एक यूनिवर्सिटी उनके नाम है, एक हॉस्पिटल उनके नाम पर है। होलकर फैमिली की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है इंदौर के अंदर। इंदौर का नाम कभी इंदौरपुर भी था और उसके बाद इंदूर भी था, लेकिन आज उसका नाम इंदौर है। और उसके बाद डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर, जो कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, वो भी वहां पैदा हुए। उनके स्टैचूज मैंने देखे काफी वहां पे। जो सबसे ज्यादा मुझे उसमें मैं बताना चाहूंगा, इंदौर की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सलमान खान वहां पैदा हुए, सलीम खान जो है उनके वालिद वो वहां पे पैदा हुए, लता मंगेशकर वहां पैदा हुई, सारी जिंदगी उनके गाने सुनता रहा मैं। फिर उसके बाद किशोर कुमार, जो कि बहुत बड़े एक सिंगर है, वो वहां पे पैदा हुए। और एक और बहुत बड़े शायर जिनको मैं हमेशा, मेरे फेवरेट शायर है राहत अंदौरी साहब, वो वहां पे पैदा हुए और मैं सबसे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। उसके बाद इंदौर जो है एक बिग सिटी ऑफ मध्य प्रदेश सिटी है, स्टेट है उनकी, लेकिन उसका कैपिटल भोपाल है। इंदौर इज नॉट द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, लेकिन मेरा सबसे बड़ा वहां पे रिलेशनशिप जो है, मैं ऑलवेज आई टेल यू कि मेरी जो फैमिली, मेरे वालिद साहब की जगह जिस तरह एक पर्सनैलिटी है वहां पे, भाटिया साहब है, जिनको मैं विजिट करना चाहता था, तो मैंने उनको विजिट किया वहां पे। जो दो कुछ और फैमिलियों को विजिट किया। खूबसूरती ये थी कि वो भी पाकिस्तान से माइग्रेट होकर वहां पे गए थे 1947 में। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। लेकिन यहाँ पे एक आप जो मैंने अच्छी चीज नोट की है वो आपसे शेयर करना चाहूंगा कि छठी सातवीं दफा जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, तो सबसे पहला साइन ये नजर आता है कि भारत का इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी इंदौर। छठे सातवें साल से वो हर साल ये अपना कंपटीशन विन करते हैं कि साफ साफ तरीन शहर। वो किस तरह अचीव करते हैं? उन्होंने 2015 में 3000 डस्टबिन लगाए। हर 50 हर 500 मीटर के फासले पर उन्होंने एक डस्टबिन लगाया। लेकिन डस्टबिन खुद नहीं चलते, खुद नहीं कर सकते जब तक लोग उसको इस्तेमाल ना करें। इसी एक्सपीरियंस के जरिए मैं जब एक दिन शहर में घूम रहा था, तो मैंने देखा ट्रैश पिकअप करने वाली जो गाड़ी थी उसके ऊपर लाउड स्पीकर भी लगा था और वो जुर्माने भी लोगों को कर रहे थे और वो लोगों को वार्न भी कर रहे थे कि अगर आप ट्रैश बिन में आप नहीं अपना ट्रैश फेंकेंगे तो हम आपको जुर्माना करेंगे। दूसरा, उन्होंने किस तरह अचीव किया, हो जब घरों से ट्रैश कलेक्ट किया जाता है तो खुश्क ट्रैश अलग रखा जाता है, वेट ट्रैश अलग रखा जाता है शुरू से। और जो उससे भी आगे चलें देखें, जो मैं सबसे ज्यादा हैरान था कि उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट की बेस के ऊपर इसकी इनकम शुरू कर दी। आईएमएस जो यहाँ की उनकी म्यूनिसिपैलिटी है, वो तकरीबन 15 करोड़ रुपया वो ट्रैश से इसको रिसाइकल करके बनाते हैं। उसके बाद 8.5 करोड़ के करीब वो कार्बन क्रेडिट है उसकी बेस पे बनाते हैं। और अमेजिंगली कि मैंने देखा है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री वहां मौजूद है टेक्सटाइल की, क्योंकि कॉटन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है वहां पे। और इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पे देखा जाता है। उसका वेदर बड़ा शाम को बड़ा खुशगवार हो जाता है, उसको कहा जाता है मालवा वेदर। हाजी साहब, एक चीज का मैं आपसे जरूर बात करूंगी कि हम लोग मैंने जब अमेरिका का विजिट किया तो मैंने ये देखा कि वहां पे जो सड़कों के ऊपर साइन बोर्ड्स लगे हुए थे वहां पर जो ओवर स्पीडिंग का जो फाइन था वो तकरीबन मिनिमम $100, लेकिन जो ट्रैश का था कि अगर हाईवे पे आप ट्रैश फेंकते हैं तो उसके ऊपर $1200 का फाइन था। तो आप नहीं समझते कि अगर हम पाकिस्तान को भी साफ सुथरा रखना चाहें तो वहां पे भी इस तरह की चीजें की जा सकती हैं ताकि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आए और थोड़ा डर भी हो? लेकिन हम लोग किस तरह से ये कर सकते हैं कि जैसे आपने अभी कहा कि वहां पे लाउड स्पीकर्स पे वो बोलते हैं कि अगर आपने ट्रैश इस तरह से फेंका तो हम फाइन करेंगे। तो आपको नहीं लगता सिविलाइज्ड नेशंस जो हैं वो अपने माहौल को साफ करने के लिए काफी स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेती हैं? देखिए, मुझे हमेशा गिला ये रहा है कि हमने कभी चीजों को समझने की कोशिश नहीं की सही तरीके से। हमारे हमारे मजहब के अंदर प्रिंसिपल है कि सफाई हमारा निस्फ ईमान है, लेकिन सफाई नहीं रखेंगे, अपने घर के बाहर ही हम ट्रैश फेंक देते हैं। गली आप 10 करोड़ का घर बना लेंगे, लेकिन उसके सामने ये नहीं सोचेंगे कि यहां से गंदा पानी कहां जाएगा। ये नहीं देखेंगे कि आपने घर के सामने ही आपने एक ट्रैश का पूरा ढेर बना दिया है। अफसोस है, क्या किया जा सकता है। हमारे मजहब के जो पहला लफ्ज है इस्लाम का वो इकरा है, लेकिन सब के सब इन पढ़ हैं, हम पढ़ने की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं। बिल्कुल उसी तरह हमारी सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन हम सफाई हम नहीं रखना चाहते, हमें नहीं पसंद है इस चीज में। तो ये तो फिर एक आप जब तक खुद एज ए सोसाइटी किसी चीज के ऊपर अच्छा, दूसरा उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि लीडरशिप।
कोई लीड करे, आपको बताए, वो भी कोई नहीं। लेकिन बस यही है, ये फिर दुहाई की जा सकती है इसके लिए, वरना ना हमारे पास लीडरशिप है, ना हमारी विल मौजूद है, ना हम इस्लाम को समझने की कोशिश करना चाहते हैं, ना हम नेशनलिज्म, ना हम अच्छे पाकिस्तानी बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मुझे खुद इसका आंसर चाहिए कि हमारी डेस्टिनी क्या है, हमारी डायरेक्शन क्या है, हम जाना कहाँ चाहते हैं। बल्कि इसमें मजीद आगे चल के बड़ी तकलीफदेह चीजें हम डिस्कस करना चाहते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही है। लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से मेरा अगला सवाल होगा पाकिस्तान आपसे, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? रिसेंटली गवर्नमेंट जो है वो बन रही है, हलफ बर्दारियां हो रही हैं, अभी तक जोड़ तोड़ भी चल रहे हैं, लोगों को समझ भी नहीं आ रही है कि आखिर जीता कौन है यहाँ पर। देखिए शाजिया, मैंने तकरीबन 10 खबरें, सियासी खबरें पाकिस्तान की जो है वो सामने मैं इस वक्त रखना चाहूंगा सामने। मेरे लिए बड़ी उसमें से कई स्ट्रेंज है, अजीब है मेरे लिए। पहली खबर मैं इससे करना चाहूंगा कि पीटीआई की तरफ से वजीर आजम, उन्होंने अपने वजीर आजम का ऐलान किया है और जो पिक किया था उमर अयूब साहब को। उमर अयूब साहब का नाम एन से शुरू होता है, जिस तरह उस्मान बुजदार का शुरू होता था, जिस तरह इमरान खान का नाम एन से शुरू होता है, जिस तरह से अली अमीन गंडापुर का नाम एन से शुरू होता है। लगता है कि किसी जिन ने उनका नाम भी निकाला है, उमर अयूब साहब। अब उमर अयूब साहब कौन है? सदर अयूब साहब के पोते हैं, जो कि मिलिट्री डिक्टेटर थे। उसके बाद उमर अयूब साहब वाशिंगटन डीसी जाके 2 डिग्रियां वहां से लेकर आते हैं, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से बिजनेस की डिग्री लेकर आते हैं। लेकिन इस जगह किस तरह पहुंचे हैं? वो इस तरह पहुंचे हैं कि उमर अयूब साहब ने बयान दिया है कि हमारे पीटीआई के इलेक्शन पर हमारे बॉक्सेस में फरिश्तों ने वोट डाले, फरिश्तों ने वोट डाले। एक एमबीए इंसान है और वो इस चीज में बिलीव करता है कि फरिश्ते आके वोट डाल के चले गए। तो फिर अब मैं इस पे आपके लिए दुआ खैर है। जिस तरह 3.5 साल आपने इस दुनिया की वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर को जिनों के जरिए चलवाया है, तो चलें, जिन आके आपके लिए वोट डाल रहे हैं। परफॉर्मेंस बेस नहीं है, कोई आपका एजेंडा नहीं है, लेकिन आप क्योंकि एक मजहबी कल्ट है, इसलिए आपके कब्जे में जिन भी हैं, फरिश्ते भी हैं। इससे मुझे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिल्कुल अजीब और खतरनाक लग रहा है। मेरे लिए बहुत बड़ी एक लम्हा फिक्रिया है। मैं बल्कि आगे चल के बताता हूं कि हम रिलीजियस रेडिकलाइजेशन में हम कहां तक जाना चाह रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं। दूसरी खबर इसमें जो मेरी नजर में है कि हमारे जो सदर साहब हैं, उन्होंने जाने से पहले फैसला किया है कि इमरान खान साहब को पार्डन कर दिया जाए, उनकी सजाएं माफ कर दी जाए। सदर रफीक तारड़ साहब ने पहले इस हक को इस्तेमाल किया था, लेकिन हमारे सदर साहब जो है आजकल बड़ी फुर्तियों में है कि किसी तरीके से पीटीआई के लोगों को राजी किया जाए, क्योंकि इनके बच्चे को टिकट नहीं दिया गया। अब यहाँ पे जब उन्होंने, और पिछले दिनों में जब उन्होंने इजलास बुलाने से इनकार किया था, तो उस वक्त जब उनका डिस्कस किया गया तो आई वाज सरप्राइज कि 70 करोड़ रुपए की उनको फॉरेन एड उनके दौर में हुई और उनके ऊपर और उन्होंने डिक्लेयर नहीं की उस इनकम को। उसके बाद एक लिस्ट जारी की गई कि किस तरीके से इनकी पूरी फैमिली ने प्रेसिडेंसी को किस तरीके से अब्यूज किया, इनके रुफकार रिश्तेदारों ने प्रेसिडेंसी को किस तरह अब्यूज किया। मेरे लिए अब फिर दोबारा अफसोस की बात यह थी कि अगर जब वो अब्यूज कर रहे थे तो उस वक्त रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? उनकी फाइल बना के छुपा के रख ली गई कि जब कभी ये हमारे किसी मर्जी के काम के खिलाफ जाएंगे तो हम फाइल निकालेंगे। जो यही एक पाकिस्तान का अलमिया है कि करप्ट आदमी को करप्शन की इजाजत दी जाती है और फाइल बना के रख ली जाती है, निकाली तब जाती है कि जब वो कोई गलत काम किसी में फंस जाता है। ये पाकिस्तान के अलमिया में से अलमिया है, ये मुझे पता चला और अब सरप्राइज, मुझे शर्मिंदगी भी हुई कि अब क्यों निकाल रहे हैं, और फिर मुझे ये भी अफसोस भी हुआ कि ये इनका बच्चा अब्यूज करता रहा है। बल्कि 3 क्लिनिक कराची के अंदर वो सदर साहब के नाम पे चलते रहे। अब उसके बाद बताते हैं हमारी एक मैडम मरियम नवाज जो है, उन्होंने हलफ ले लिया। उनके खिलाफ पीटीआई ने एक पूरी कैंपेन चलाई कि पाकिस्तान के अंदर एक खातून जो है वो किस तरीके से चीफ मिनिस्टर बन जाती है। मेरा उसके बारे में भी एक क्वेश्चन है कि अगर 3.5 साल एक खातून पाकिस्तान को जिनों के जरिए चला सकती है, तो मरियम नवाज को क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे हमारे मैडम फातिमा जना भी थी, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद बेनज़ीर यहाँ पे भुट्टो को देखिए माशाल्लाह, वो बेनजीर, बेनज़ीर और भुट्टो उसके का बाद दौर जो आगे था चले वो। जी, उसके बल्कि शाजिया उससे आगे मैं बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट बंगालियों ने शुरू की थी और आज हसीना वाजिद है वहां पे प्राइम मिनिस्टर। उससे पहले खालिदा जिया रह चुकी है।
वंदना नायके श्रीलंका की सदर प्राइम मिनिस्टर रह चुकी। लेकिन फिर वो जिस तरह कहा जाता है कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से अपने जो लौंडे लपाड़े हैं जिनको उर्दू में ट्वीटिंग करनी होती है, उन्होंने उनको ध्यान में रखना होता है। 1,25,000 लोग मौजूद हैं, जिन हर एक के 5-5, 10-10 जाली अकाउंट है। उन्होंने ट्रोलिंग करनी होती है। सुबह उठते ही उनकी टास्क ये होती है कि भाई आप पढ़ जाओ, भाई फलां के पीछे पड़ जाओ। तो उन्होंने ये इसका वाकया शुरू किया। उसके बाद बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा कि मैडम आज पहले दिन आई हैं, तो जो पहले दिन आई असेंबली में, एक तो उनकी वो वायरल हुई कि जिस तरीके से वो मैडम खारदार को उन्होंने झटका देकर गले से उतार दिया। दूसरा सुना है कि वो अपने दूसरे दिन जब आई तो वो अपने वक्त से पहले आ गई थी और अभी तक मुलाजमीन जो वहां पे मौजूद नहीं थे। लेकिन एक और बात हुई, उन्होंने एक थाने के ऊपर छापा मार दिया जाके। कोई नई बात नहीं है, उनके चचा भी मारते रहे हैं, उनके वालिद साहब भी मारते रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में क्या ही अच्छा होता ये किसी यूनिवर्सिटी में चली जाती, वहां के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के किसी डिपार्टमेंट में चली जाती और देखती, वादा करती कि बच्चों को किस तरह इस नई सेंचुरी में आगे किस तरह लेकर जाना है। उन्होंने इसकी कोशिश नहीं की। मैडम के लिए मेरी दुआ है कि 735 थाने हैं, अब वो कितने थानों को कवर करती। काश ये अच्छा होता। और मैं दूसरा भी बताना चाहता हूं कि मैडम का ये काम नहीं है थानों पे छापा मारना। मैडम को चाहिए था कि कानून साजी करके या इस तरह की कोई कानून बनाते, ऑर्डर जारी करते कि सारे थाने किस तरीके से मैनेज करने हैं, कोई तरीकाकार वजह कर दे। लेकिन उन्होंने जिस तरह उनकी मर्जी। अब उससे आगे चलते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने आज कहा है कि सदर साहब हैं, उनके ऊपर 2 केसेस, जब वो यहां से जाएंगे फौरन 2 केसेस बना के इमरान खान साहब के साथ वाले सेल में उनको रख लिया जाएगा। ये भी आज खबर चल रही है। खान साहब ने हमारे यहाँ ये बताना चाहूंगा, सदर साहब ने असेंबली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया था। एक तो इसके ऊपर सजा और दूसरी असेंबलियां तोड़ने का। ये 2 केसेस बिलावल भुट्टो साहब ने आज कहा है कि इनके ऊपर ये 2 केसेस बन सकते हैं। असेंबली ना बुलाने का इजलास का सदर साहब ने कहा कि मेरी असेंबली मेरी मर्जी की असेंबली आएगी तो मैं इजलास बुलाऊंगा। उनका इशारा था कि पीटीआई के सारे लोग यहाँ बैठे हो तो फिर मैं इजलास बुलाऊंगा, वरना मैं इजलास नहीं बुलाऊंगा। देखिए, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इस तरह के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। उससे आगे चलते हैं। अगली खबर क्या आती है, उस्मान बुजदार साहब का किसी ने रिकॉर्ड निकाला कि आज तक पंजाब के किसी चीफ मिनिस्टर ने इतना हेलीकॉप्टर को अब्यूज नहीं किया जितना हमारे वजीर आला उस्मान बुजदार साहब। भैया का नाबुदून भैया का नस्ताइन जो है, उस मैंडेट के साथ उन्होंने हेलीकॉप्टर के रिकॉर्ड तोड़े। और वो खान साहब एक पीरो मुर्शिद, उनके वो वसीम अकरम प्लस थे। लेकिन इसके बारे में लौंडे लपाड़े कोई इसके बारे में अपनी सफाई पेश नहीं करेंगे। ये खबर मेरी नजर से गुजरी। उसके बाद इमरान खान साहब और मैडम बुशरा के ऊपर एक नया केस डाल दिया गया है। उसका इंदराज हो चुका है कि वो 190 मिलियन पाउंड जो उन्होंने मलिक रियाज को जो उनका तोहफा वापस ला के तो जो ट्रेड की थी जमीन की प्लाटों की, उसका भी आज उसके ऊपर केस जो है वो दायर कर दिया गया। उससे अगली खबर यह है कि असद उमर साहब जो है उनको पहले गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनको 5 दिन का उनका रिमांड दिया गया है और उनके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ को कैंपेन चलाई थी। उससे आगे चलते हैं। जो अगली खबर है वो खबर ये है कि मार्च 2 को जंग का ऐलान कर दिया गया है पीटीआई की तरफ से और उसपे शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि हम एहतजाज करेंगे, पाकिस्तान को जला के भस्म कर देंगे। तरक्की की तरफ कोई किसी का इजाजत नहीं है, किसी का कोई ख्याल नहीं है, कोई बिल्कुल प्रोग्राम नहीं है। जलाओ घिराव का काम चल रहा है। खान साहब जेल के अंदर से बैठ के भी आईएमएफ के साथ लेटर लिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लेटर मैंने खुद नहीं लिखा, मैंने डिक्टेट किया था। हालांकि उनको ये नहीं पता, आईएमएफ इज नॉट इंटरेस्टेड इन अपोजिशन पार्टी। और आईएमएफ इज, आपने पहले भी 2 आपके जो सूबे थे उनके चीफ मिनिस्टर्स की तरफ, फाइनेंस मिनिस्टर्स की तरफ से आपने धमकी दी थी कि हम आपको किस्तें नहीं देंगे। लेकिन आईएमएफ जो है वो स्टेट के साथ डील करती है, खास सब अपोजिशन पार्टी के साथ डील नहीं करती। लेकिन चलिए, आपकी मर्जी है। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा, बल्कि मेरे लिए, मैं भारत में जब कल परसों ये खबर आई, मैं यहाँ बैठा था तो कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे पूछा कि यार कैसी जेल है कि जेल के अंदर से बैठ के आईएमएफ के साथ कम्युनिकेशन हो रही है। तो मैंने उन्हें बताया ये जेल थोड़ी है, वो तो हिल्टन में बैठे हैं जिस तरह मैरियट के अंदर बैठे हैं। मर्जी की मुर्गियां पकती हैं, मर्जी की डिशें बन रही हैं, एक्सरसाइजें होती हैं, नौकर चाकर मिले हैं, सारा दिन मुशायरे होते हैं, सारा दिन दरबार लगते हैं। जेल थोड़ी है ये। जेल के अंदर उनकी मैडम हलीमा ने, उनकी सिस्टर ने बताया था कि वो सुबह उठते हैं और दही और फ्रूट के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर उनकी मर्जी का खाना पकता है।
ये जेलों में इस तरह की सहूलत मुयस्सर है। जेल के अंदर से उन्होंने इकोनॉमिक्स के लिए आर्टिकल लिख दिया। जेल के अंदर से पूरा इलेक्शन उन्होंने ऑपरेट किया। जेल के अंदर से चीफ मिनिस्टर्स और अपने सारे मामलात को देख रहे हैं। तो ये जेल तो नहीं है, इसको कौन जेल कहेगा? अगर इस तरह की जेल और इस तरह के खाने हैं, तो मेरी तो दुआ है 250 मिलियन जो पाकिस्तानी है सबको जेल में डालें। सब सुबह उठते उठते दही के और फ्रूट के साथ नाश्ता करें। लेकिन फिर देखें, जुल्म ये है कि ये जो मुर्शिद पाक ये कहते थे कि मैं एक कानून चाहता। मुर्शिद पाक या तो फिर ये डिमांड करें कि हर कैदी को सुबह उठ के दही, योगर्ट और फ्रूट के साथ नाश्ता दिया जाए, वरना इनकार करें ये खाने से। अगर आप अय्या का नाम दुवैया या कनस्ताइन के ऊपर यकीन रखते हैं, आपके लिए कानून बेंड हो चुके हैं, बेंड हो चुके हैं। मुर्शिद पाक ने कहा है जज साहब से कि मेरे दांत ठीक मेरे मर्जी के डॉक्टर से कराए जाए। मुर्शिद पाक ने कहा है कि मैडम बुशरा को मुझे अकेला मिलने की इजाजत दी जाए, जो कि दी गई। मुर्शिद पाक को उस जज ने कहा था कि मैं स्विमिंग पूल के अलावा हर चीज प्रोवाइड करूंगा। तो कानून 2 बन चुके हैं, जो रियासत मदीना के अंदर इन कवानीन की कोई इजाजत नहीं है। ये मेरे लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू है चीजें। मैं खुद कानून का स्टूडेंट हूं और मैंने किसी जेल के किसी कानून के अंदर ये नहीं देखा कि आपकी मर्जी का स्टेशनरी बाइक भी दिया जाए, मर्जी की डिशें बना के दी जाए, आपको केवल 10 चैनल दिए जाए कि आप देखें, आपको अखबारात दिए जाए, सारा दिन वकला आपके आके कसीदे गाएं, आपको लतीफे सुनाएं, मेरी और आपको तन्हाई के अंदर आपकी बीवी से मिलने की इजाजत दी जाए। मैं मेरे लिए इस शॉकिंग। लेकिन फिर जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर कानून की कोई आपने बात की, हम ट्रैश रिमूवल की बात करते हैं, सजा जजा। आप मुझे ये बताएं, सजा हो कभी आपने किसी को सजा होते देखी है? मुझे बताएं, अगर आज तक किसी जुल्फकार अली भट्टो को कहते हैं जुडिशियल मर्डर था, वो बताया गया कि क्यों हुआ है, जिन लोगों ने उनको सजा दी है उनके खिलाफ को केस बना है। जियाउल हक के केस के बारे में जो तैयारा थे उसके बारे में कुछ सामने आया है? अब चट्टा साहब ने अगले दिन इस पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया है। इंटरनेशनल चट्टा साहब डिप्टी कमिश्नर जो तहसीलदार थे, उन्होंने पाकिस्तान के कपड़े इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने उतार दिए। उनको कुछ होगा? मैं नहीं समझता उनको कुछ होगा। तो अगर इन लोगों के साथ कुछ नहीं होगा तो लोग ट्रैश किस तरह डस्टबिन में डालेंगे? जुर्माना कौन देगा? किसको जुर्माना होगा? क्यों होगा? तो ये दर हकीकत सोसाइटी जब कोलैप्स करती है, सबसे पहले अखलाकियात का जनाजा निकलता है। वो इस वक्त निकल चुका है पाकिस्तान के अंदर से। मुझे आज अगर किसी भी जो अगर वो सुन रहे हैं 250 मिलियन लोग पाकिस्तानियों में से कोई भी, मुझे किसी भी इंसान पाकिस्तानी का नाम अगर आपके सामने है कि ये पाकिस्तान को बचाने की सलाहियत रखता है, तो प्लीज मुझे इनबॉक्स उसका नाम भेजें। मैं बहुत परेशान हूं आपके मुस्तकबिल के लिए। इतना अदम बर्दाश्त हो चुका है मुआशरे में और हम इस्लाम के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम इस्लाम पे अमल ये सफाई से ही आगे हम चलते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। लेकिन हम कहीं पे अरबी आयत लिखी हुई होती है, वहां पे हम उसका तर्जुमा नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। आपके बिल्कुल नोटिस में होगा लाहौर का जो वाकया पेश आया एक खातून के साथ, जिस तरह उसको हरासा किया गया और जिस तरह से डीएसपी साहिबा उनको एसपी साहिबा वहां से लेकर निकली हैं एक हजूम में से। इस तरह के वाकयात जो हैं वहां जो जब हम ऐसे वाकयात जब हाईलाइट होते हैं तो आप क्या समझते हैं हमारी क्या इमेज बनता है बाहर हमारा? देखिए शाजिया, मैंने उसका पूरी तफसील पढ़ी है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वो एक कुवैती ब्रांड है जो इस तरह पे जो वो कपड़ा तैयार करते हैं। वो कुवैती, उनकी अरबी जबान उनकी मादरी जबान है। आपकी तो जबान अरबी नहीं है। उसके ऊपर वर्ड हलवा लिखा था जिसका मतलब होता है खूबसूरत। अब देखिए उसके अगला अलमिया देखें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा ये हो क्या रहा है। ये वो फसल पक के तैयार हो चुकी है जो आपने बोई थी। आपने अफगानिस्तान में पैसा बनाने के लिए, डॉलर लूटने के लिए अमेरिका का, आपने जिहाद की फसल बोई थी। आज वो पक के तैयार हो चुकी है और वो फसल अंधी है। वो मैं बताता हूं किस तरह अंधी। जिस मौलवी साहब को बुलाया गया कि आप आके फैसला करें कि इस ड्रेस का हमने क्या करना है, जिसने उस खातून को कहा कि ये कपड़े उतारो और बुर्का पहनो, उन्होंने ऑन कैमरा बताया कि वो पढ़ नहीं सकते, वो अनपढ़ आदमी है जिसने आके ये फैसला किया कि इस औरत के कपड़े उतार। ये आपका असली चेहरा है। फिर उसके ऊपर तड़का लगाया रिजवी साहब ने, जो बार बार आके फिर उसके बाद आपने कई तंजीमें बनाई, जैश ए मोहम्मद है, पता नहीं क्या क्या बनाया उसके बाद।
आखिरी तड़का उसको लगाया मेरे मुर्शिद पाक ने, जिन्होंने कहा या का नाम दुबैया का नस्ताइन और रियासत मदीना है। बच्चों से कहा है कि तुमने इंग्लिश नहीं पढ़नी, तुमने मैथ नहीं पढ़ना, ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। हज उमरा नहीं करना, यहीं रह के काम करो, ये सवाब है मेरी कैंपेन के लिए काम करना। फिर उसी कौम ने जाके मुर्शिद के गेट को ज़मान पार्क में चूमा उन्होंने। शेर अफजल मरवत ने उनका जूठा पानी लाकर कहा कि पाकिस्तान के दरियाओं में इसको बहा दो ताकि सारी कौम ये पानी पिए। ये उसी फसल का एक हिस्सा था जो पक के इचरा के चौक में गया है और उसने सारी दुनिया को वहां दिखाया है कि दिस इज व्हाट वी आर। अब आगे चलते हैं, उस पर बात आपने की है। मैडम नकवी जो एएसपी थी वो आई हैं, उनको निकाल के ले गई हैं और उनको कहा है कि बहादुरी का अवार्ड दिया जाए। तो लौड़े लपाड़े उनके बारे में इस वक्त ट्रोलिंग क्या कर रहे हैं, ट्रोलिंग के ये कर रहे हैं कि ये सारा ड्रामा स्टेज किया गया था। इस खातून ने, एएसपी ने 9 मई के हवाले से सबसे ज्यादा पीटीआई के लोग पकड़े थे और इनका इमेज खराब था, तो उस इमेज को ठीक करने के लिए ये ड्रामा स्टेज किया गया है। ये मेरे मुर्शिद पाक की जो जो फौज तैयार है, आज पक के फसल तैयार है, उनका उनका बयानिया ये। चले छोड़े उस बात को, दूसरी तरफ आते हैं। वो खातून जो थी अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने आई। आपने उसको इबरत का निशाना बनाया, हाथ पकड़कर वो खातून रोई है, माफी मांगी है। उस मौलवी के साथ बैठ के जो पढ़ नहीं सकता, अनपढ़ है, उसने खुद कहा मैं पढ़ नहीं सकता। वहां से कुछ लोगों के पास से असला निकला है, वहां से जो चाहते थे हम इस औरत को, खातून को गोली मार। लेकिन किसी भी खिलाफ, इस शख्स के खिलाफ जिन्होंने सारा कुछ किया है, कोई केस दर्ज हुआ है? नहीं हुआ। मैंने पता कर लिया, उस खातून की जिंदगी खतरे में है, आज भी खतरे में है वहां पे। हालांकि वो उसमें पढ़ लिया बाहर गया नहीं है निकल कि पाएगी अगर कोई मेरा ये पहचान नहीं ले तो। आरज़ू नहीं, उसमें बल्कि ये मैं ये कहूंगा शाजिया, देख थे एक तो ये अकल के अंदर पढ़ नहीं सके उसके ऊपर क्या लिखा है। मुझे उसके बाद किसी ने मीम किया है, क्या मैं रियाल जो है अपनी पैंट की जेब में डाल सकता हूं जिसके ऊपर अरबी में लिखा हुआ है कि ये रियाल है? मैं अरबी करेंसी अब कहां डालूं, पैंट की जेब में डाल सकता हूं? ये आपकी स्टेट है। मैं ये पूछना चाहूंगा, उस खातून से मेरी रिक्वेस्ट है कि फौरन भाग जाए पाकिस्तान से, कहीं जाके किस क्रिश्चियन कंट्री के अंदर पॉलिटिकल असाइलम ले ले, मिल जाएगा उसको जो हालात है उसके। लेकिन मुझे ये बताए, इस कंट्री के अंदर कोई जाएगा वहां पे, कोई कारोबार करने? आपने अभी कुछ अरसा पहले जड़ावाले के अंदर ड्रामा किया है। आपने उससे पहले जाए श्रीलंका के बंदे को जिंदा जला के आपने उसके साथ सेल्फियां, उसकी डेड बॉडी के साथ बनाई, सेल्फियां बनाई आपने। और आज फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सारा सारा ड्रामा कवर किया है, सारा ड्रामा कवर। मैं चलें छोड़े, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाहता हूं ये अकल के अंधे लोगों से, किसी इंसान को छोड़ दे, इंसान को भी, किसी जानवर को भी मार के आप खुदा को खुश कर सकते हैं? मेरा ये क्वेश्चन है। किसी इंसान का मर्डर करके आप खुदा को खुश कर सकते हैं? आप जन्नत का टिकट आपको मिलेगा किसी को मार के? और इन्हीं बददुआओं की वजह से आपके हालात ये। मैं कई दफा डर जाता था पाकिस्तान के हालात देख के। पहले तो पानी पीने वाला मिलता नहीं है, जो पीते हैं जरकान से मर रहे हैं। मैं उमरा करने कई दफा गया हूं, सबसे ज्यादा दुआएं मांगने वाले पाकिस्तानी वहां। खुदा आपकी दुआएं क्यों नहीं सुन रहा है वहां पे? क्या वजह? क्या वजह? ये सोचना लम्हा फिक्रिया है। आपके हुक्मरान आपके ऊपर चढ़ के आपको मार रहे हैं, पिछले 76 साल से लूट रहे हैं आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। क्या वजह? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात। यही वजूहात है कि आपने इस्लाम को समझने की कोशिश ही नहीं की। आपने पाकिस्तान को समझने, बनाया नहीं पाकिस्तान को। आपने कोशिश ही नहीं की कि हम इस तरफ कुछ स्टेप ले। अब आप फिर लोगों को कहते हैं कि आप पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करें। आप मलक रियाज यहां से भागकर दुबई में जाके बैठा है छुप के आपसे, और आज मैं यहां आपको, अभी मैंने मिसाल दी है, टाटा की मिसाल दी है आपको, जो 1868 में बनी थी यहाँ पे भारत के अंदर जहां मैं बैठा। और आपके लोग देखें, भाग भाग, जिसके पास पैसा होता है उसके पीछे कौम पड़ जाती है, उसको भागना पड़ जाता है वहां से। लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि मुझे कोई बंदा बताए कि इसका हल क्या है। मुझे कुछ नजर नहीं आता। मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ डेली बेस पे, रिसर्च भी करता हूँ, मुल्कों पे भी, हिस्ट्री पे, पॉलिटिकल साइंस पे। लेकिन जब भी चीजें देखी जाती है पाकिस्तान के ऊपर, हर पॉलिसी फेल हो जाती है, पूरी तालीम फेल हो जाती है। मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक शाकर था, ये जो कुछ इचरा के अंदर हुआ है। अफसोस है, दुख है।
और इन सर्कमस्टांस अगर इन लोगों को और ऑफ जिन्होंने उस कोर्स बच्ची को शर्मिंदगी भी है। शाजिया, अगर जिन लोगों ने उस बच्ची को घेर के वहां हरासा किया है और पाकिस्तान के नाम को बदनाम किया है, अगर उनको सजा ना दी गई, पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल मैं प्रेडिक्ट करने से कासर हूं। जब भी इस तरह का कोई वाकया पेश आता है तो उसमें मुलव्विस अफराद जो हैं उनको किसी किस्म की सजा नहीं मिलती, जिसकी वजह से एक नया वाकया जो है वो लाजमी सामने आ जाता है। जैसे अब ये इचरा वाला आ गया, अगर इस खातून की भी जान ना बचाई जाती, आप ये देखें, जब वो बैठी हुई है जिस दुकान का वो शटर गिराया गया और वहां पे वो बैठी हुई है, उसको बैठने नहीं दिया जा रहा, उसको कहा जा रहा है इसको खड़ा कर दो, ये खड़ी हो जाए वहां पे, तो वो बेचारी बैठी हुई खड़ी हो जाती है। मतलब इतना खौफ, इतना उसको हरास किया गया कि वो समझ नहीं आ रहा था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन जो वो अफराद, वही आपकी बात है, मुलव्विस होते हैं, उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होती और फिर एक नया वाकया सामने आ जाता है, उसके ऊपर भी वही सेम प्रैक्टिस पुराने वाली दोहराई जाती है। देखिए बस यही, देखिए शाजिया, अदालतें नाकाम हो चुकी, सिर्फ सियासी फैसले कर रही हैं। पिछले 5 साल से आप देख लें, 3-4 अदालतें आजकल जो कुछ भी पीटीआई ने जो कुछ भी करना होता है, पेशावर, आप सुबह पेशावर की हाई कोर्ट में चले जाते हैं, पहले पंजाब की हाई कोर्ट में चले जाते थे, इस्लामाबाद कोर्ट में मर्जी के जज कौम को तो रिलीफ दे ही नहीं रहे ना, सिर्फ सियासत कर रहे हैं वो। इसका हल मेरे क्या ख्याल में होगा? तो जज देखिए, जिस सोसाइटी के अंदर, मैं बहसीत एक वकील, जिस सोसाइटी के अंदर सजा जजा नहीं है, वो सोसाइटी आगे बढ़ नहीं सकती। तो देखिए, तो दुआ करें, अब बेहतरी की तरफ आए, लेकिन लग नहीं रहा कि जिस तरह इस खातून के साथ जो आज इचरे में हुआ है, लोग, पढ़े लिखे लोग डर जाएंगे, बाहर से जाने लोग डर जाएंगे। मैं खुद खौफ आ रहा है कि कोई पता नहीं, मैं पहले ही कहता हूँ, पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ अनप्रेडिक्टेबल। आप वहां पे सिर्फ माजी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में तो कुछ भी नहीं पता कि क्या होगा। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, प्रोग्राम का वक्त काफ़ी हद तक आगे जा चुका है। हमारा कोशिश होती है कि हम लोग शॉर्ट प्रोग्राम करें, लेकिन आज का टॉपिक्स इस तरह के थे कि उसके ऊपर हमें टाइम का नहीं पता चला। नाज़रीन, अपना फीडबैक हमें देना ना भूलिएगा और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जी दोस्तों, वीडियो हो गई खत्म। साजिद तारड़ साहब मौजूद है, जैसा कि आपको भी पता होगा, अभी बार बार कह रहे हैं, इंदौर में मौजूद है, इंडिया के अंदर वो विजिट पर गए हुए हैं। तो कल हमारी डिस्कशन हो रही थी, तो मैं उस पॉइंट पर, इन पॉइंट्स के अलावा भी जब हमारी वीडियो ख़त्म हो रही थी, तो मैं और भाई खूब डिस्कशन कर रहे थे साजिद तारड़ के टूर पर। तो यकूब भाई कह रहे थे कि ये इंडिया के अंदर बिजनेस करने गए। यकूब भाई, और उन्होंने भाई जाके मारनी है वहाँ। नहीं, मैं यकूब भाई को मुखार कर रहा हूँ, जो कल इन्होंने बयान, मुझे आज याद आ गया दोबारा साजिद तारड़ साहब की वीडियो उठाने का भी मेरा मकसद ये था, क्या वाकई साजिद तारड़ साहब का इंडिया के अंदर बिजनेस है? भाई इंडिया के अंदर बिजनेस कर, मतलब मेरा का बात करने का, ये खुद भी बिजनेसमैन है, मतलब वो उस तरह के इस लेवल के इंडियन है। इनका भी कारोबार है, सारा कुछ ये सेटल की, ऐसे नहीं दौरा करने चले जाते। हर बंदे का कहीं ना कहीं जाने का कोई मकसद होता है, ठीक है ना। ये मैं भी सोच रहा बैठे था, में भी ये बैठे बगैर किसी मकसद के नहीं बैठे हुए, ये अपने बच्चों को वहां की तालीम दिला रहे हैं, वहां में सियासत के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। आने वाले वक्त में आप ये अभी देख लेना, ये खुद जब ट्रम्प के, ज्यादातर मेरे सोच के मुताबिक तो ट्रम्प ही वज़ीर सदर बनने वाले हैं, तो हाँ आज उसके अंदर तो ये नजर आएंगे। 4.5 पहले हुकूमत में ये मशीर थे। बातों से याद आया, आज ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट दी है, क्या ये जो इसराइल और फलस्तीन की जंग है ना, इसके ऊपर उसने कहा है कि ये बहुत आज, मतलब कुछ हफ्ते, एक हफ्ता 2 हफ्ते में ये इसके ऊपर बात हो रही है, खत्म हो जाएगी और वो इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। हाँ, ट्रम्प ने कहा है कि ये जो शुरू करवाएगी ये बहुत बुरा है, दुनिया में इसका बड़ा बुरा असर पड़ रहा है दोनों जंगों का। ये दोनों खत्म करवा देंगे जंग ट्रम्प? क्या यूक्रेन रशिया वाले भी खत्म करवाएंगे? भाई जब सरबराह कंट्री अमेरिका करवाई, पॉलिसी चेंज होगी, पॉलिसी चेंज होनी है। साफ है, ट्रम्प की हुकूमत देख रही, ट्रम्प के दौर में जंगे नहीं थी, ट्रम्प तो जंगे चाहते नहीं था। ट्रम्प के दौर में अमेरिका की आवाम खुश थी कि बाइडेन के दौर में और ओबामा के दौर में अमेरिका में जो आपके लगते लिंगे रखते हो, बराबरी रिश्तेदार पूछ लेना।
सबसे अच्छा कोई दौर है तो ट्रम्प का दौर था। तो फिर खान भी बाहर बाहर आएंगे, खान को तो पसंद करते मैं हैं। तुझे कितनी बार कह चुका हूँ, ट्रम्प के आने से इमरान खान को रिलीफ मिलेगा अमेरिका की गवर्नमेंट से। लेकिन साजिद तारड़ साहब तो खान के बड़े खिलाफ बात वो यार साजिद तारड़ को सदर ना होना अमेरिका का, वो तो नीचे होना जैसे राणा सनाउल्लाह रंगे। मतलब है कि राणा सनाउल्लाह मैं बड़ा कह चुका हूँ, वो डड्डी जो है मरियम औरंगजेब जो डड्डी है ना, उसको भी वजारत तारड़ मिलती है। साहब तो उस तरह होंगे, उसको भी वजारत मिलती है भाई। अच्छा, किताब उठा ली और एक और बात बड़ी शानदार तारड़ साहब की बातें तो बड़ी शानदार उनकी, पाकिस्तान को लेकर भी काफ़ी लंबी डिस्कशन चली। जो है बात की, जब मैं दिल्ली के अंदर गया तो कहा कि ये चीज़ और ये चीज़ हमें भी अच्छी लगती है। तो कहा कि गुरुद्वारे के साथ ही मस्जिद है, साथ ही मंदिर है, क्योंकि लोग मंदिर से गुरुद्वारे, गुरुद्वारे से मंदिर मस्जिद। और ये वाला जो सीन है मेरे ख्याल में मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा अभी तक। मैंने अभी जीती जागती आंखों से नहीं देखा कि लोग मंदिर से निकले मस्जिद में जाए, मस्जिद निकले मंदिर में जाए। और तारड़ साहब ये चीज़ एक्सप्लेन, और इंडिया में ये रेयर मस्जिद है, आम से है। निकलते हैं वो मंदिर नहीं जाते, जो मंदिर से निकलते हैं वो मस्जिद नहीं जाते। तारड़ साहब तो कह रहे हैं, ये कहोगे जो मंदिर वाले जो हिंदू है वो मंदिर में साथ में जाते हैं, साथ में मस्जिद है वो मुसलमान उधर जाते हैं, तारड़ साहब ने दोनों साथ में इबादत गए तो खुद भी अपनी अपनी इबादत गाह में दाखिल हो जाते हैं, अपनी इबादत करके निकल आते हैं। ये कहो यकूब भाई तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि मैंने देखे हैं कि लोग आप मस्जिद मंदिर में आप जा सकते हो उधर, इबादत करने के लिए, वैसे देखने वैसे के लिए यार जा हम भी सकते हैं। गए, हम भी गए, गुरुद्वारे जाते हैं। गुरुद्वारे भी गए, मंदिर में गए, टेम्पल में गए। अच्छा, आपको लगता नहीं कि ये चीज़ें इंडिया के अंदर कॉमन है, आम है? जिस तरह हमारे यहाँ तो इस तरह का कोई सीन मुझे नहीं नजर भाई आता। हमारे यहाँ थोड़ा सा हिंदू या ईसाई इसको दूसरी नजर से देखा जाता है, कौन सा नजर? मतलब है उसको उतनी कम इज्जत नहीं नहीं दी जाती जितनी मुस्लिम को दी जाती है। भाई हमारा सिर्फ ये सेट किया गया है काम के मुस्लिम के अलावा कोई भी सरबराह कंट्री का नहीं बन सकता, ना सदर, ना आर्मी चीफ, यार ना ये तो वजीर बात आज़म। ही खत्म कर देनी, क्योंकि थी मुस्लिम कंट्री ना, तो इन्होंने कहा कि मतलब यहाँ पर कानून भी तो मुस्लिम, बस वही चल रहा तो है। उस वजह इस वजह से मैं कहता हूँ कि गलत नहीं क्या है। आपकी कंट्री मुस्लिम है? नहीं वो तो नहीं है, मतलब कि नाम की है, काम मुस्लिम वाले मतलब कि minorities- कंट्री मुस्लिम है, सीधी लेकिन बात करो ना। करतूत नहीं अच्छी, करतूत नहीं सही। मैं बता सीधी राह पे नहीं चले हुए, अपना रास्ता भटक चुके हैं। ये किसी के मतलब कहने पे चलते हैं, मतलब उन्होंने डॉलर के पीछे यकूब चलना भाई, शुरू कर दिया है। यकूब भाई इंटरप्रेट, अगर आपसे सही नहीं मैं बताता हूँ, सिर्फ मिनॉरिटीज के लिए ये मुस्लिम कंट्री है, मिनॉरिटीज के लिए मुस्लिम कंट्री है कि मिनॉरिटीज को ये नहीं देखना चाहते कि यार यहाँ पे मैं ना अगर इंडिया की बात करूँ तो बहुत लंबी बात हो जानी है, तू छोड़ इस बात को, सबूतों के साथ मैं तुझे बता सकता हूँ, लेकिन मैं उसके ऊपर किसी और दिन जाऊंगा, मैं तुझे सबूत दे कर जाऊंगा। फिर तारड़ साहब ने बात की, मोदी साहब ने इनाग्रेशन की, जो उनका स्पेस स्टेशन है वो 2035 तक इंडिया जो है वो अपना स्पेस स्टेशन बनाए 2024 स्पेस तक। स्टेशन इंडिया का अपना। हाँ जी। अच्छा, इंडिया के साथ और कंट्री नहीं है कोई? नहीं, होनी यार, इसरो कैसे सारे क्या कर होगी? नहीं, किसी ने कोई कोऑपरेट नहीं किया। अपने पैसा, अपने साइंसदान, अपनी सारी चीज़ें अपने मुल्क की मैक्सिमम, फिर भी अगर इसमें हाथ रखें कम के 90-95% चीज़ें इंडिया की अपनी होंगी। यार वो तो ठीक है, लेकिन मेरे मानने में ये मुझे लगता है कि जो साइंसदान वो रशिया के साथ स्टोर हो गए, यूएसए के, जो नासा के, जब वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने खुद बनाना है तो जाहिर यार सी बनाना बात तो होता है। खुद ही है, जैसे- अगर उन्होंने बरामूस बनाया तो बरामूस में उन्होंने साफ बताया भी है कि भाई रशिया उसके हाँ, साथ है। बताया। अगर कोई रशिया का हाथ होता तो वो बता देते। बता देते हो वैसे ही है। अब फिर 109 स्टार्टअप्स, सिर्फ और सिर्फ स्पेस के लिहाज से 109 स्टार्टअप्स हैं। 4 बंदे भाई जा रहे हैं उनके ये। हाँ, वो लोग सा ने लगाया हुआ भी था क्लिप भी। मैं ये सुनकर हैरान हूँ कि 109 स्टार्टअप सिर्फ और सिर्फ स्पेस पर हैं, जो प्राइवेट है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपनी चीज़ें लॉन्च करना चाहते हैं, अपने साइंसदान अपनी इकोनॉमी को आगे लेकर जाना चाहते हैं। और पाकिस्तान के अंदर क्या कहा जाता है, यार इंडिया की जो लोग हैं वो तो गरीब हैं, लेकिन इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अमीर है। और अकल के दो, जब गवर्नमेंट को पैसा नहीं आवाम देगी, गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा? टैक्स की बिना पे पैसा। अलादीन का चिराग है गवर्नमेंट के पास। एक वक्त था जब ये बात कही जाती थी, लेकिन अब नहीं। आज के दौर में भी वही कहते हैं लोग जिनको नहीं पता। अच्छा, मैंने पहले भी बात की कि लोग अपना तारड़ साहब ने काफ़ी ज़्यादा बात की पाकिस्तान की सियासत पर भी। और मैंने एक चीज़ नोट की है, वाकई में ये वन साइडेड बंदा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेकर। आज तक मैंने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी के बारे में इसके मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं सुने।
जब इसने हिट करना है खान को करना है, खान पर इसने फिर कह दिया कि जो है ना मतलब कि जो हेलीकॉप्टर यूज़ करते थे उस्मान बुज़दार साहब, तो वो वाला फैसला खान का वो भी मुझे आज भी गलत लगता है। यकूब भाई जो उस्मान बुज़दार गलत ही था। और फिर ये ऐसे ही परवेज लाई की मान लेनी थी, फवाद चौधरी के कहने पे, असद उमर के कहने पे ये नहीं करना था भाई। वो जो है ना मैं वो सीएम कम और जिद्दी बहुत थे खान साहब, आज भी वही है। 12 बंदा गलतियां करते हैं ना, उससे ही कुछ सीखता है। बिल्कुल गलती करके सीखता है। आप वो देखना, उसने कई गलतियां की हैं, कई उसके साथी ऐसे थे जिसको वो परख रहा था, असल में वो उनको परख रहा था ये क्या करते हैं, मेरे साथ चलते कि नहीं चलते, और मुश्किल वक्त आया वो सारे गंदे जो अंडे थे वो निकल गए। अच्छा इधर एक और मेरा क्वेश्चन है, इंडिया के अंदर अपोजिशन ठीक होती है, सारा कुछ होता चलता है, उनकी हुकूमतें बनती है, अपोजिशन होती है, कभी किसी अपोजिशन लीडर ने IMF को या कहीं से इंडिया का फायदा हो रहा हो या कहीं से इंडिया को पैसे आ रहे हो, इंडिया की स्टेट के खिलाफ किसी कांग्रेसी ने या बीजेपी अपोजिशन में होती होगी तो किसी ने खत लिखा है कभी कभी हिस्ट्री में कि मतलब फर्क IMF आप जिस तरह खान साहब ने लिखा है? यार तेरा सवाल ही गलत है, तू पहले फर्क तो देख इंडिया और पाकिस्तान का। यार खान IMF को क्यों खत लिख रहा सवाल गलत है भाई, IMF को खान खत क्यों लिख रहा? यार तू कर्जा तुझे नहीं तो मिले। पढ़ा लिखा जान लग रहा है। ठीक है मैं मानता हूँ भाई उसने खत लिखा है IMF के साथ, उसके मुआहदे हुए हैं। आपको पता है इमरान खान 9 मई से पहले IMF आई तो PDM के लिए थी, तो इमरान खान से मिलने क्यों आई थी याद है तुझे? IMF की जो चेयरमैन वो एक लड़की थी, औरत थी, वो IC थी, प्राइम मिनिस्टर उधर इंतजार करते रहे, वो सीधे इमरान खान के पास वफद क्यों आया मिलने, उसके साथ मुआहदे हुए थे। उसने खुद कहा था ये दुनिया की पूरी दुनिया में 10वें नंबर बड़ी पार्टी बन गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उन्होंने कहा था हम ये आने वाली हुकूमत इसकी है। उस वक्त कह दिया था IMF ने हम वायदे करेंगे जिनको साथ में बिठा के करेंगे, अकेले PDM के साथ नहीं कर सकते। आज भी उनके ज़हन में वो चल रहा है, वही इमरान खान ने जो वादे किए थे वो बात हुई थी, उस बात को लेके कहा है आप जिसको IMF पैसा देने जा रहे हो पहले सोच लेना। पहले नंबर तो ये बात है आपका पैसा आता है, हमारी कंट्री चल रही है, आप जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसे ही ना। आप मेरा जो मैंने चोरी किया गया है, जो मेरी आवाम का वोट दिया चोरी किया गया, पहले मुझे वो सीधा करा दो, वो मेरे जो रिजल्ट रोके वो चलवा दो, तो IMF फिर आप कर लेना। अगर कल को अगर एहतजाज करते हैं, मुल्क का घिराव कर लेते हैं, एक वोटिंग होती है, मैं फिर आ जाता हूँ। जो पैसा आपने इनको दे रखा पहले वे खा के आज नहीं मानते, आज जो पैसा IMF 6 बिलियन देगा वो पैसा कल को ये मानेंगे? IMF ने खुद कहा था मुझे ये बताओ, जब इमरान खान ने जब PDM थी, मुझे ये बताओ IMF ने कहा था कि वो पहले का पैसा किधर गया, मुल्क पे लगाया, ना स्कूल बना, ना कॉलेज बना, ना यूनिवर्सिटी बनी, ना सेहत पे काम हुआ, आप वो पैसा किधर ले जाते हो? इनके किसी ऑफिशियल ने बात का जवाब नहीं दिया, तो खान ने जवाब दिया, वो पैसा बैठ चला गया, हर जगह पे बताई थी। फिर आप कहते हो खत क्यों लिखा है भाई? अजीब बात है भाई, लेकिन इस खत की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है कि खान ने अच्छा किया है, वो करदा हमारी आवाम के ऊपर चढ़ रहा है। भाई यकूब मैं इसको खा तो मरियम नवाज ने जाना है, खा तो सरदारी सदर बन रहा है, शहबाज वजीर आजम खा तो उन्होंने जाना है। पैसा आम बच्चा पैदा होने वाला है तो 50,000 के ऊपर फी बच्चे पे कर चढ़ गया है, वो करना तो हम दे रहे हैं, टैक्स तो हम दे रहे हैं, खा के इन्होंने चले जाना, ये खत का मतलब है। चले जी, बात मुझसे इतनी है कि पाकिस्तान का ना को वारिस है ना को वाली वारिस है, पंजाबी में कहते हैं, कोई बिल्कुल कोई नहीं, कोई इसका आगा नहीं, कोई पेछा नहीं, कोई पता नहीं इसने जाना किधर है, कहाँ से शुरू जो हुआ। आ रहा है वो खा के जा रहा है, गौर में आवाम के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। शानदार की वीडियो मिलते नई वीडियो में नाटक साथ, अब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।